नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं घटना चक्र की पूरी सीरीज। और इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स के अंतर्गत भाग ए है यहाँ पे आर्थिक विकास। और इस आर्थिक विकास के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक घटना चक्र की राष्ट्रीय आय। टॉपिक नंबर 2 है यहाँ पे। अब इस राष्ट्रीय आय को सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थ्योरी पोर्शन की, और उसके तत्पश्चात आपको लगभग 90 के आसपास यहाँ पे एमसीक्यू भी सॉल्व करने के लिए मिलेगा, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, खासकर स्टेट पीसीएस के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। मेरे साथ बने रहिए। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि घटना चक्र की पूरी सीरीज यहाँ पे कंप्लीट की जा रही है। जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी ये ऑलरेडी ये रन कर रहा है, इकोनॉमिक्स भी, और आने वाले दिनों में जस्ट आपका साइंस टेक और इन्वायरमेंट का भी पोर्शन आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड अदर सब्जेक्ट भी देखिए, यहाँ पे यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस को ध्यान में रख के बारी बारी से कवर कराया जा रहा है। थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन उसे भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग टॉपिक नंबर 2 की बात करते हैं, राष्ट्रीय आय की। यहाँ पे कह रहा है सबसे पहले आर्थिक देशीय सीमा की यहाँ के संकल्पना। राष्ट्रीय आय लेखांकन समष्टि अर्थव्यवस्था की एक ऐसी शाखा है और राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चयों का आकलन इसका एक भाग है। राष्ट्रीय आय और इससे संबंधित कोई भी समुच्चय एक देश की उत्पादन क्रियाओं का पूरा मेजरमेंट है, एक माप है। उसी तरीके से है यहाँ पे आर्थिक सीमा। अब इसमें बात की जा रही है यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार आर्थिक सीमा एक देश की सरकार द्वारा प्रशासित वह भौगोलिक सीमा है जिसमें व्यक्तियों, वस्तुओं और पूंजी का निर्बाध बेरोक टोक यहाँ पे संचालन होता है। इस परिभाषा का आधार व्यक्तियों, वस्तुओं और पूंजी के संचालन की पूरी यहाँ पे स्वतंत्रता है, जिससे कि एक देश के बाउंड्री लाइन के अंतर्गत पूरा का पूरा सरकार को यह अधिकार है। तीसरा है यहाँ पे आर्थिक सीमा का क्षेत्र। कौन कौन सी सीमाएं होगी? तो सबसे पहले है यहाँ पे देश की राजनीतिक सीमा। जियोग्राफिया वगैरह में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। अब देश की जो राजनीतिक सीमा है, देखिए समुद्री सीमा, आकाशीय क्षेत्र सहित अगर किसी देश के ऊपर का भी जो भाग है, बाउंड्री लाइन के अगर ऊपर का भाग है, तो वो बाउंड्री लाइन का ऊपर वाला भाग, आकाशीय जो सीमा है, उस देश में पड़ने वाली सीमाओं के अंतर्गत ही आएगा। दूसरा है देश के विदेशों में यहाँ पे दूतावास की यहाँ पे बात की जा रही है। वाणिज्य दूतावास तथा सैनिक प्रतिष्ठान सब इसके आर्थिक सीमा के क्षेत्र में रहेंगे। देश के निवासियों द्वारा 2 या 2 से अधिक क्षेत्रों के मध्य चलाए जाने वाले जलयान और वायुयान, मछली पकड़ने की नौकाएं, तेल व प्राकृतिक गैस यान जो अंतर्राष्ट्रीय जल सीमाओं में या उन क्षेत्रों में चलाए जाते हैं जिस पर देश का अनन्य अधिकार है। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय आय समुच्चयों की 2 श्रेणियाँ होती है, 2 कैटेगरी इसको बताया गया है, देशीय और राष्ट्रीय। अर्थात देशीय उत्पाद माने सिंपल भाषा में उसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है, घरेलू प्रोडक्ट, और राष्ट्रीय उत्पाद माने नेशनल प्रोडक्ट, एक देश की आर्थिक सीमा में स्थित उत्पादन इकाइयों द्वारा ही यहाँ पे उत्पादन देशी उत्पादन कहलाता है। जैसे कि भारत में जो भी प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है एक बाउंड्री लाइन के अंतर्गत, तो पूरा का पूरा ये सब डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंतर्गत ही आएगा। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं निवासियों की यहाँ पे संकल्पना। नागरिक और निवासी 2 भिन्न शब्द हैं। अब देखिए यहाँ पे नागरिक मतलब सिटीजनशिप अर्थात तो भारत का। अब निवासी का मतलब क्या है कि किसी दूसरे व्यक्ति का, अब आदमी भी यहाँ पे, व्यक्ति भी किसी अन्य देश में जाके रह सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं वो क्यों निवासी हो गया वहाँ का। एक व्यक्ति एक देश का नागरिक हो सकता है और किसी अन्य देश का निवासी भी हो सकता है। जो भारतीय विदेशों में रहते हैं वे भारत के नागरिक हैं, और जिस देश में रहते हैं उनके यहाँ पे निवासी हैं। अब निवासी की परिभाषा को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, पॉलिटी वगैरह में बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। एक व्यक्ति या एक संस्था उस देश का निवासी कहलाता है जिस देश में रहता है या स्थित है, वह उसी की आर्थिक सीमा में उसके आर्थिक हित का केंद्र है। आर्थिक हितों का केंद्र में 2 बातें शामिल होती है। पहला, वह निवासी उस देश की आर्थिक सीमा में रहता है या स्थित है। दूसरा,
या उसकी कमाने, खर्च करने और संचय करने की आर्थिक क्रियाएं वहीं से होती हैं। नेक्स्ट कह रहा है आप एक देश के निवासियों के द्वारा किया गया उत्पादन राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, नेशनल प्रोडक्ट। यह उत्पादन चाहे उस देश की आर्थिक सीमा में किया गया हो या उसके बाहर। एग्जाम्पल से समझिए कि अगर आप जाके ठीक है यूएसए में रह रहे हैं और वहाँ पे भी अगर आप कोई ना कोई अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो उसके बदले आपको वेतन मिलेगा, मजदूरी मिलेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि वो तो पैसा फिर भारत ही आएगा, इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है उसे भी काउंट किया जाएगा। अभी हम लोग बात करेंगे जीडीपी की। इसकी तुलना में उन सभी उत्पादन इकाइयों द्वारा किया गया उत्पादन जो एक देश की आर्थिक सीमा में स्थित है देशीय उत्पाद कहलाता है, चाहे यह उत्पादन निवासियों द्वारा किया गया हो या एक गैर निवासियों के द्वारा किया हो। अगर एक भारत है एक बाउंड्री लाइन में, चाहे यहाँ पे अमेजन है, फेसबुक है, डजेंट मैटर, अगर भारत की सीमाओं में अगर इसका प्रोडक्शन हो रहा है तो पूरा का पूरा इसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही बोला जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे राष्ट्रीय उत्पाद और देसी उत्पाद में संबंध। अब यहाँ पे आप लोगों को पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। अब अभी तो आप दोनों को समझ चुके हैं, राष्ट्रीय उत्पाद और देसी उत्पाद। किसी देश की आर्थिक सीमा में किया गया कुल उत्पादन घरेलू उत्पादन होता है। किसी देश के निवासियों द्वारा किया गया कुल उत्पादन राष्ट्रीय उत्पादन होता है। अब यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। पहला कहा जा रहा है यहाँ पे देशीय उत्पाद, यहाँ पे घरेलू उत्पाद। अब एक बाउंड्री लाइन में, भारत के बाउंड्री लाइन में चाहे कितने भी लोग भारतीय हो विदेशी हो, अगर इस बाउंड्री लाइन में अगर उत्पादन हो रहा है तो उसको बोलेंगे यहाँ पे देशीय उत्पाद। और राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब कि अगर भारत के निवासियों के द्वारा, न कि व्यक्तियों के द्वारा, किसी भी देश में यहाँ पे विद इन भारत को भी साथ में लिया जाएगा, जहाँ जहाँ वे प्रोडक्शन कर रहे हैं भारत के नागरिक, वो सब राष्ट्रीय अर्थात नेशनल प्रोडक्ट बोला जाएगा। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय उत्पाद बराबर यहाँ पे देशीय उत्पाद यहाँ पे बताने की कोशिश किया गया। अब राष्ट्रीय उत्पाद में देशीय उत्पाद यहाँ पे जोड़ा गया है। अब देखिए देशीय उत्पाद में क्या जोड़ा गया है, देश के निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा से बाहर किया गया उत्पादन। लेकिन अब इस राष्ट्रीय उत्पाद में देखिए व्यक्तियों को हटा दिया गया है कि कौन से व्यक्तियों को, बाहरी व्यक्तियों को, कि देश की आर्थिक सीमा में गैर निवासियों द्वारा किया गया उत्पादन। अब यही है। या इसको दूसरे तरीके से देखिए सिंपल भाषा में, राष्ट्रीय उत्पाद बराबर देशीय उत्पाद, विदेशों से प्राप्त कारक आय और विदेशों को दी गई कारक आय। अर्थात अब इस राष्ट्रीय उत्पाद में अगर अमेजन और फ्लिपकार्ट यहाँ से अगर प्रोडक्शन कर रही है तो फिर उसको अपने देश में काउंट किया जाएगा। अगर भारत में काउंट करना होगा तो राष्ट्रीय उत्पाद नहीं होगा, वो देशी उत्पाद हो जाएगा। या देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय उत्पाद इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा देशीय उत्पाद, या फिर विदेशों से निबल कारक आय, जो भी पैसा यहाँ पे आ रहा है विदेशों से उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। यदि विदेशों से प्राप्त कारक आय विदेशों को दी गई कारक आय से अधिक होती है तो विदेशों से निबल कारक आय यहाँ पे धनात्मक होगी। अब यहाँ पे सपोज करिए भारत से बहुत सारा पैसा अगर विदेशों से बहुत पैसा अगर आ रहा है तो हम समझेंगे कि भाई पॉजिटिव में हमारे लोग अच्छा से काम कर रहे हैं। यदि विदेशों से प्राप्त कारक आय विदेशों को दी गई कारक आय से कम होता है तो विदेशों से निपल कारक आय यहाँ पे ऋणात्मक होगी। अर्थात अगर भारत से फेसबुक और अमेजन जैसी कंपनियां कमाई करके अगर अपने देश में ले जा रही है, लेकिन और देशों से जो भारत के निवासी रहते हैं वहाँ पे अगर वे जो पैसा भेज रहे हैं, इन दोनों में अगर ठीक है, अगर भारत में आने वाला पैसा अगर यहाँ पे कम हो जा रहा है इनसे तो फिर हमें ऋणात्मक लगेगा। लेकिन इनसे अगर पैसा अधिक भेज रहे हैं तो फिर वो यहाँ पे सकारात्मक होगा अर्थात धनात्मक होगा। नेक्स्ट औद्योगिक वर्गीकरण। उत्पादन इकाइयों का अलग अलग औद्योगिक समूहों या क्षेत्रकों में समूहीकरण औद्योगिक वर्गीकरण कहलाता है। अब इसमें कई कैटेगरी में इसको बांटा गया है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। आप बेसिक इकोनॉमिक्स में जरूर इन सारे चीज़ों को पढ़े होंगे। इस क्षेत्र में उन उत्पादन इकाइयों को शामिल किया जाता है जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से उत्पादन करती है, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना, खनिज निकालना, वानिकी आदि। इनसे द्वितीयक क्षेत्र के लिए कच्चा माल भी मिलता है।
यहाँ पे बात की जा रही है द्वितीयक क्षेत्र। अब यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में आप लोगों ने जरूर देख लिया कि जो भी यहाँ पे रॉ मटेरियल है या फिर प्रकृति के द्वारा हम डायरेक्ट उसका कंज्यूम कर रहे हैं। अब इसी प्राइमरी सेक्टर का जो भी रॉ मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है वो सेकेंडरी सेक्टर में किया जा रहा है, द्वितीयक क्षेत्र में किया जा रहा है। इस क्षेत्र में वे उत्पादन इकाइयाँ शामिल की जाती है जो एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तु में परिवर्तित करती है, जैसे कि कारखाना, निर्माण, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति आदि इससे कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। तृतीयक क्षेत्र, अब इसमें समझ में आ रहा है ना आप लोग, कारखाना, निर्माण, कारखाना में जो भी आपको लोहा प्रयोग किया जा रहा है, कोयला प्रयोग किया जा रहा है, सब प्राइमरी वाले सेक्टर है। बिजली उत्पादन में जो भी यहाँ पे मशीनीकृत जो चीज़ें हैं, खुद जल को ले लीजिए, ठीक है, सब इसमें प्रयोग किया जा रहा है, तृतीयक क्षेत्र में किया जा रहा है। अब यहाँ पे तृतीयक क्षेत्र इससे भी थोड़ा एडवांस हो जाएगा, इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सेवाओं का उत्पादन करने वाली उत्पादन इकाइयाँ आती है। इसमें परिवहन, व्यापार, शिक्षा, होटल, सरकारी प्रशासन, वित्त आदि इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। अर्थात तृतीय सेक्टर के द्वारा जिस चीज़ को यहाँ पे पूरी तरीके से बना दिया गया है, अब उससे क्या किया जा रहा है, सेवा लिया जा रहा है, सेवा लिया जा रहा है। और उसी सेवा को यहाँ पे देखिए पूरा पूरा कैटेगराइज यहाँ पे कर दिया गया। और भी बहुत सारे लिस्ट है जो आपके, ठीक है, कोई भी अगर क्षेत्र है तो उसके कार्य गतिविधियों से आप पता लगा पाएंगे जो द्वितीयक सेवा है, मतलब द्वितीयक क्षेत्र है या फिर वो तृतीयक क्षेत्र है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय की यहाँ पे बात की जा रही है। राष्ट्रीय आय लेखांकन में राष्ट्रीय आय बहुत से संबंधी यहाँ पे समुच्चय होते हैं, जैसे कि देशीय व राष्ट्रीय, इसको देख लिया हम लोगों ने। सकल व निबल की बात करेंगे अभी हम लोग। तीसरा फैक्टर है कारक लागत पर आकलित और बाजार कीमत पर आकलित, कि भाई जो भी कॉस्ट लगा है उस वस्तु को बनाने में उसका क्या वैल्यू है, और बाजार पे जो, ठीक है, जो भी वस्तु बिक रहा है उसका क्या वैल्यू है। सपोज करिए कि कोई अगर, ठीक है, डिटर्जेंट है, कोई यहाँ पे अगर साबुन की बात कर रहे हैं, उसकी अगर बनाने की कास्ट जो लागत है उसको 2 रुपये लगा है, तो क्या वो मार्केट में तो ऐसा नहीं है कि 2 रुपये में बेचेगी, 4 रुपये में बेचेगी, 10 रुपये में बेचेगी, तभी तो जाके कंपनी को बेनिफिट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे निबल राष्ट्रीय व देशीय उत्पाद। अभी हम लोगों ने देशीय उत्पाद को देखा था, अब देखिए इसको जोड़ा जा रहा है। निबल देशीय उत्पाद का मतलब है यहाँ पे कि सकल देशीय उत्पाद, और इसमें जो भी मूल्य ह्रास होता है अगर इसको हम माइनस कर दें तो हमें निबल देशीय उत्पाद मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप साबुन बनाया आप लोगों ने, ठीक है, तो सकल देशीय उत्पाद में अगर उसको हम लोग को 10 रुपये बेचा और उसका जो मूल्य ह्रास है, जो लागत कॉस्ट था 2 रुपये था, अब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। यही निबल देशीय उत्पाद हो जाएगा। दूसरा है निबल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद को इसमें भी क्या करेंगे, मूल्य ह्रास को कर देंगे, तो फिर ये भी वहीं आएगा। तो इसका मतलब कि निबल या देशीय राष्ट्रीय उत्पाद में एक चीज़ कॉमन है कि जो भी मूल्य ह्रास हो रहा है, जो भी लागत मूल्य हो रहा है उसको माइनस कर देंगे तो फिर हमें निबल देशीय उत्पाद या निबल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। बाजार कीमत पर आकलन और साधन लागत पर आकलन। साधन लागत पर देशी उत्पाद को देखिए ध्यान से समझिए। बाजार मूल्य पर देशी उत्पाद, अब इसमें क्या किया जाएगा भाई, कर लगाया जाएगा। और वो कर कैसा होता है, इनडायरेक्ट कर होता है। अब ऐसा तो नहीं है देखिए कि कंपनी अगर साबुन बना के बेच देगी तो अगर एक एक व्यक्ति अगर साबुन खरीद रहा है तो गवर्नमेंट उससे डायरेक्ट टैक्स लेगी। तो सरकार, जो भी यहाँ पे सरकार, यहाँ पे गवर्नमेंट है, जो कंपनियां साबुन बना रही है उन कंपनियों को बोलती है कि ऐसा करो कि तुम इस साबुन में हमारे तरफ से कुछ टैक्स लगा दो, लेकिन भाई हम नहीं वसूलेंगे, ये उस प्रोडक्ट में मेंशन कर दो, ठीक है, उस पर ऐड कर लो, तुम वसूल लेना और तुम हमें क्या कर लेना, दे देना। आसान है। अब इसमें अब व्यक्ति खरीदेगा, अगर आप कंज्यूमर है आप खरीदेंगे तो आप इनडायरेक्ट टैक्स क्या करेंगे, उनको पे करेंगे। अब इसमें कुछ सरकारी सहायता भी होता है, जिसे सब्सिडी जिसे आप बोलते हैं, आर्थिक सहायता। ये खासकर जो कृषि उत्पाद होता है सबसे उसमें अधिक दिया जाता है। अगर कोई खाद है, यूरिया अगर बनाया जा रहा है, नीम कोटेड यूरिया बनाया जा रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ न कुछ यहाँ पे आर्थिक सहायता भी प्रोवाइड करती है। तो यही प्रक्रिया है। साधन लागत पर देखिए देशी उत्पाद को बनाने के लिए। दूसरा है यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर और सरकारी सहायता के अंतर को निबल अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अब निबल अप्रत्यक्ष कर में क्या होगा यहाँ पे,
अप्रत्यक्ष कर को हम क्या करेंगे, इसमें सरकारी सहायता हटा देंगे, अर्थात जो हमने सब्सिडी दिया इसमें हम ऐड नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ठीक है उसको हटा देगी। साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं, बाजार मूल्य पर सकल देशीय उत्पाद, बार बार आएगा, देखिए सकल देशीय है राष्ट्रीय है, ध्यान देना पड़ेगा। इसमें जो भी मूल्य ह्रास हुआ, जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट वैल्यू जो हुआ, ठीक है, मैंने उसका जो रॉ मटेरियल का जो वैल्यू हुआ सब उसमें लेबर चार्ज सब जुड़ा होता है, माइनस निबल अप्रत्यक्ष कर। अब निबल अप्रत्यक्ष कर में देखिए यहाँ पे सरकारी सहायता को हटा दिया गया है, प्लस इसमें जोड़ क्या दिया जाएगा, विदेशों से निबल कारक आए, क्योंकि भारत के लोग विदेशों में भी जाके, भारत के नागरिक विदेशों में भी जाके कुछ न कुछ अर्निंग कर रहे हैं, उससे वो भारत भेज रहे हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियां। राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह से हमें इसके आकलन की 3 विधियां मिलती है। पहला है उत्पादन, दूसरा है आय और तीसरा है यहाँ पे व्यय। यही चलते रहता है यहाँ पे। उत्पादन मूल्य समृद्धि विधि, इसके अंतर्गत पहले हम प्रत्येक क्षेत्रक में बाजार कीमत पर सकल मूल्य समृद्धि ज्ञात करते हैं कि भाई किसी भी वस्तु का बाजार मूल्य क्या होगा। सभी क्षेत्रकों को इस मूल्य समृद्धि का योग करने में हमें बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यहाँ पे हो जाता है, अर्थात अब उसमें जो भी क्या बोलते हैं कि उसको गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स लगाया गया है, इनडायरेक्ट टैक्स, सब उसको जोड़ लिया जाएगा। वस्तु का जो रॉ मटेरियल का वैल्यू, लेबर का वैल्यू, एडवर्टाइजमेंट का वैल्यू, सब उसमें ऐड कर दिया जाता है, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देगा। उसमें एक ही चीज़ दिखाएगा देगा, MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसीलिए आप साबुन खरीदते हैं उसमें 10 रुपये दिखाई देता है, इस 10 रुपये में उस साबुन का एक एक वैल्यू सब जोड़ के उसको किया गया है और फिर बोला गया है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अर्थात ये भारत के किसी भी कोने में जाएगा, इसका मूल्य 10 रुपये से अधिक नहीं होगा, सब इसके इंक्लूड है, 10 से कम हो जाएगा। इसीलिए जब भी आप मार्केट से कोई वस्तु खरीदते हैं उसमें आप बार्गेनिंग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रियल में जो उस MRP जो प्राइस में अगर आप देते हैं तो इसका मतलब कि आप कंपनियों को अधिक मुनाफा पहुंचा रहे हैं या फिर जो दुकानदार है उसको अधिक मुनाफा पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आय विधि, इस विधि के अंतर्गत पहले क्षेत्रक द्वारा किए गए कुल कारक भुगतान का आकलन करते हैं, फिर तीनों क्षेत्रकों के कारक भुगतान का योग करने से हमें साधन लागत पर निबल मूल्य या देशीय कारक यहाँ पे आयत ज्ञात हो जाती है। अब 3 क्षेत्र का मतलब कौन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी था। जो भी ये प्रक्रिया है तीनों का योगों को यहाँ पे ऐड कर लिया जाएगा, क्योंकि प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी से टर्शियरी बनेगा, ठीक है। तो तीनों का भाई आप मूल्य जोड़ लीजिए। जैसे टमाटर ले लिया, टमाटर को हमने चटनी बनाया, टमाटर को चटनी बनाया, अब जैसे टमाटर था भाई प्राइमरी था, चटनी बना दिया भाई, वो सेकेंडरी प्रोडक्ट के रूप में हो गया। अब इसको टर्शियरी बना रहा है तो इसको मार्केट में क्या करिए, सप्लाई कीजिए। अब जो भी यहाँ पे कॉस्ट लगा इसको सब ऐड कर देना है, जोड़ देना है, तो यहाँ पे देशीय कारक यहाँ पे ज्ञात हो जाती है। देशीय कारक माने कारक भुगतान के निम्नलिखित घटक होते हैं। पहला, कर्मचारियों का देखिए पारिश्रमिक लगेगा ही लगेगा, किराया और रॉयल्टी, यहाँ पे अगर कहीं भी फैक्ट्री लग रही है उसका किराया पे करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसमें क्या इंटरेस्ट लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां इंटरेस्ट में भी काम करती है, ब्याज ले लेके काम करती है। उसके बाद चौथा यहाँ पे लाभ होगा, तो भाई इन तीनों को जोड़ेंगे, उसके बाद से इतना उसका कॉस्ट हुआ, जब मार्केट में सप्लाई करेंगे उसको, तो फिर अब उस वस्तु का बिकने में जो लाभ होगा फिर वो इसी से कमाई होगी। तो देखिए कितना कंपनियों को खर्चा करना पड़ता है, तीन खर्चा करने के बाद तब जाकर उनको लाभ मिल रहा है। मिश्रित आय से तात्पर्य है सारे कारकों की सम्मिलित आय, अतः साधन लागत पर निबल देशीय उत्पाद इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस किराया रॉयल्टी, इसमें ब्याज जोड़ दीजिए, लाभ जोड़ दीजिए और इसमें मिश्रित आय जोड़ दीजिए यदि हो तब, अदरवाइज फिर ये नहीं रहेगा। इसका मतलब कि निबल देशी उत्पाद में सब यहाँ पे जब मिला के जब जोड़ देंगे तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, निबल देशी उत्पाद। आप भी ठीक है करते होंगे, कोई ना कोई अगर काम करते होंगे, अगर कोई ना कोई वस्तु बनाते होंगे तो सब इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन हो सकता है कि आपको दिखाई नहीं देता होगा, आपका खुद अपना घर हो या फिर उसमें बहुत अधिक प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पे नहीं लगा हो, फिर आप उसको ऐड नहीं करते होंगे, लेकिन ये होता है।
अब बात कर मतलब हम लोग यहाँ पे व्यय विधि की। इस विधि के अंतर्गत हम उपभोग और निवेश पर किए गए व्यय को जोड़ लेते हैं। यह व्यय देशी उत्पादन पर किया गया व्यय होता है। इसके विभिन्न घटक हैं। कौन कौन से हैं? पहला है यहाँ पे निजी अंतिम उपभोग व्यय, अंतिम जो हम और आप यूज करते हैं। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय जो सरकार करता है। सकल देशीय पूंजी निर्माण जो इसको बनाने में लगता है। निबल निर्यात माने इसको जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे किया जाता है। पहला है यहाँ पे प्रयोज्य आय। देखिए क्या होता है। उपभोग व्यय और बचत के लिए उपलब्ध आय को प्रयोज्य आय कहते हैं। इसमें कारक आय और हस्तांतरण दोनों शामिल होती है। राष्ट्रीय आय में केवल कारक आय शामिल की जाती है। यदि राष्ट्रीय आय ज्ञात हो तो प्रयोज्य आय भी यहाँ पे ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि प्रयोज्य आय में देखिए उपभोग व्यय और बचत के लिए उपलब्ध आय को ही यहाँ पे बोला गया। यदि आप राष्ट्रीय आय को ज्ञात हो तो फिर उसमें प्रयोज्य आय को भी ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय से संबंधित दो समुच्चय होते हैं। पहला सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, दूसरा निबल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। अब इसका फॉर्मूला बन जाता है। देखिए कैसे निकालेंगे। सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में राष्ट्रीय आय को जोड़ देंगे, निबल इनडायरेक्ट कर जोड़ देंगे, मूल्य ह्रास कितना हुआ वो भी जोड़ देंगे, और विदेशों से निबल चालों का हस्तांतरण कितना हुआ, कितना भारत के नागरिकों के द्वारा कमा के भेजा गया अमेरिका से, उसको भी जोड़ दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे भारत के संबंध में, किसी राष्ट्र के नागरिक द्वारा एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुएं एवं अंतिम, देखिए यहाँ पे वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसी को ठीक है यहाँ पे जीएनपी बोला जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न 3 विधियों से की जा सकती है। पहला है उत्पादन विधि, समस्त संसाधनों द्वारा कुल अंतिम उत्पादन। दूसरा है आय विधि, समस्त संसाधनों द्वारा अर्जित कुल आय। तीसरा है व्यय विधि, समस्त उपभोग व्यय का योग। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुदान दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में लगाया था। तो दादा भाई नौरोजी ठीक है, पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश रूल इन्होंने लिखा हुआ था। इन्होंने ठीक है, एक पारसी थे, एक व्यापारी थे, कांग्रेस के मेंबर भी थे, बाद में चल के ब्रिटिश पार्लियामेंट का भी मेंबर बने। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, शाह एवं खंबात, आरसी देसाई भी, नटराज आदि ने राष्ट्रीय आय का अनुमान प्रस्तुत किया। स्वतंत्रता के पूर्व वैज्ञानिक अनुमान वर्ष 1931-32 में BKRB राव द्वारा प्रस्तुत किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु वर्ष 1949 में, ये बहुत अच्छा मॉडल है, इसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। तो आज आप जो जीडीपी की बात करते हैं, जीएनपी की बात करते हैं, बहुत ही देखिए कोई भी चीज़ अचानक नहीं बनता है, उसमें समय लगता है, और उस लंबे समय के बाद ही कोई अच्छा चीज़, बेटर चीज़ हमें मिल पाता है। 3 सदस्यीय इस समिति में DR गाडगिल एवं BKRB राव भी सदस्य थे। इस समिति द्वारा वर्ष 1951 में पहली जबकि 1954 में दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना देखिए यहाँ पे NSO करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी क्या बोलते हैं कार्यालय, नेशनल ठीक है स्टैटिक्स यहाँ पे ऑफिस के रूप में, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। पूर्व में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के द्वारा यहाँ पे किया जाता था, सेंट्रल स्टैटिक ठीक है ऑफिस के द्वारा किया जाता था। NSO CSO केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन यहाँ पे कार्य करती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। अब देखिए यहाँ पे है सकल घरेलू उत्पाद, इसी को बोला जाता है GDP। अब इस GDP में देखिए भारत के अंतर्गत कुछ भी अगर कोई भी काम कर रहा है तो पूरा का पूरा उसको GDP हम लोग बोल देंगे। चाहे फेसबुक, अमेजन जितना भी प्रोडक्शन कर रही है, सारा का सारा भारत के GDP में काउंट होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो अंतिम वस्तु का चाहे कितना भी दाम लगे, अंतिम सेवा का चाहे कितना भी दाम लगे, चाहे इसका ये लग रहा है बी लग रहा है, दोनों को जोड़ देंगे वो GDP निकल जाएगा। विश्व बैंक के आंकड़े के अनुसार वर्तमान वर्ष 2018 में क्रय शक्ति क्षमता
यहाँ पे ट्रिपल पी की बात कर रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर भारत की जीडीपी विश्व की तीसरी, चीन एवं यूएसए के बाद सबसे बड़ी अवस्था है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें ट्रिपल पी की बात की जा रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की जा रही है, इसके अनुसार, ना कि सिर्फ और सिर्फ जीडीपी के अनुसार। बजट अनुमान 2020-21 एवं आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक के अनुसार भारत में बड़ी 4 अर्थव्यवस्थाएं क्रमशः, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं करेंट डेटा है, यूएसए, चीन, जापान तथा जर्मनी है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वर्ष 2018-19 के 6.8% की तुलना में काफ़ी कम होकर 2019-20 में 5% यहाँ पे अनुमानित है। अब यहाँ पे देखिए, ये आप लोगों को याद होगा, ठीक है, जब मोदी गवर्नमेंट 2014 में आई तो फिर काफ़ी ग्रोथ रेट यहाँ पे बढ़ रहा था, लेकिन धीरे 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 इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। अभी तो कोरोना काल भी चल रहा है, तो 2019-20 में 5% यहाँ पे क्या है, अनुमानित है, और बिल्कुल ये सही भी है। अभी देखिए, ठीक है, जो कोरोना के समय तो फिर बिल्कुल ये निगेटिव में आ चुका था। नेक्स्ट यहाँ पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, अब यहाँ पे देखिए जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब इसमें अब ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के द्वारा, अगर विदेशी कंपनियों के द्वारा अमेजन और फेसबुक या फिर गूगल जो भी अगर भारत में कोई प्रोडक्शन कर रही है तो फिर उसमें जीएनपी को नहीं जोड़ा जाएगा। किसी देश के नागरिक, निवासी एवं अनिवासी दोनों द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को उस देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यहाँ पे जीएनपी कहा गया। अब लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अभी इसको माइनस किया जाएगा। देखिए, सकल राष्ट्रीय आय की गणना में विदेश में कार्यरत देश के नागरिकों की आय को जोड़ा जाता है, जबकि देश के भीतर कार्यरत विदेशी व्यक्तियों का आय क्या कर देते हैं, घटा दिया जाता है। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। भारत में अगर प्रोडक्शन कर रही है फेसबुक, गूगल, ठीक है, अमेजन, उसकी आय को क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा जीएनपी जोड़ने के लिए। तो देखिए, जीएनपी का मतलब क्या हो गया, जीडीपी हो जाएगा प्लस विदेशों से अर्जित शुद्ध आय जो भारत के नागरिकों के द्वारा ही सिर्फ भेजा जा रहा है, और इसमें माइनस क्या कर देंगे, जो भी विदेशी व्यक्तियों के द्वारा भारत में अर्जित आय को माइनस कर देंगे, आसान हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार 2019-20 मैंने फर्स्ट यहाँ पे यही में यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है, कि सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई स्थिर कीमतों पर 5% की वृद्धि दर के साथ 146.30 करोड़ रुपए का अनुमानित है। चालू कीमतों पर भारत की जीएनआई वर्ष 2019-20 में यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है, देख पा रहे हैं यही में 7.6% वृद्धि दर के साथ 202.39 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। अब यहाँ पे इसको आप निकाल सकते हैं। जीडीपी देखिए 2 ट्रिलियन से अधिक हो जा रहा है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, देखिए इसको नेशनल, ठीक है, यहाँ पे शुद्ध, यहाँ पे बात की जा रही है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा देने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019-20 में भारत की राष्ट्रीय आय स्थिर कीमतों पर 5% की वृद्धि के साथ 129.49 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, जबकि वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय 5% की वृद्धि के साथ अब 123.30 लाख करोड़ अनुमानित है। जहां वर्ष 2018-19 में भारत की प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर यहाँ पे देख पा रहे 92,565 रुपये है, जबकि चालू कीमतों पर देखिए इसका भाव, इसका जो रेट है तुरंत बढ़ जा रहा है, 1,26,406 रुपये है। वही वर्ष 2019-20 में भारत की प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर यहाँ पे 96,563 रुपये और चालू कीमतों पर यहाँ पे, ठीक है, 1,35,050 रुपये। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये आंकड़ा क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, प्रति व्यक्ति आय इंक्रीज कर रहा है, लेकिन फिर भी असमानता बढ़ रहा है। बहुत सारे कारण है उसके भी। अब आइए कुछ प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। पहला है, पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है।
राष्ट्रीय आय जो निरूपित करता है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए, मूल्य ह्रास, अप्रत्यक्ष करों को घटा के और सब्सिडी को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, पद माने नेशनल इनकम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सब समझाया हुआ है। जब मैं इकोनॉमिक्स की मैं आप लोगों के लिए क्लास लूँगा तो सब मैं समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर की अवधि, क्योंकि ये थ्योरी प्लस एमसीक्यू पोर्शन को मुझे कंप्लीट करना होता है। दूसरा है यहाँ पे राष्ट्रीय आय, क्या कहलाता है, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। तीसरा है यहाँ पे कुल राष्ट्रीय उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। यहाँ पे देखिए उत्तराखंड पीसीएस ने इसको स्टार लगा दिया है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन, खन लागत पर राष्ट्रीय उपज के मूल्य का मूल्यांकन, निर्यात मूल्य का मापन, यहाँ पे दोनों है भिन्न भिन्न है, कोई ऐसा ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के द्वारा राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन किया जाता है। अब यहाँ पे ठीक है, यद्यपि ये दोनों भिन्न है। जीएनपी किसी देश के नागरिक के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का कुल मूल्य होता है। जीएनपी ग्रोस, ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होगी, तो भाई वो होगी उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। नेक्स्ट, एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय वाई है, जिसमें जो भी यहाँ पे दिया है सब यहाँ पे इसका अर्थ है उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च, कुल निर्यात और कुल यहाँ पे आयात है। तो भाई अब इसका क्या मतलब होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे ठीक है, अब देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे उपभोग है, निवेश है, सरकारी खर्च है, निर्यात और कुल क्या है, आयात है। साफ साफ दिख रहा है कि निर्यात एक्स है और आयात क्या है, यहाँ पे एम है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। एक ही फॉर्मूला होगा यहाँ पे, एक्स माइनस एम यहाँ पे। नेक्स्ट, यदि दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगी। ये बहुत देखिए यूपीएससी में 2004 में पूछा गया, बार बार इसको पूछा भी गया है। यदि दी हुई समय अवधि में कीमत तथा मौद्रिक आय दोगुनी हो जाए, कीमतें भी दोगुनी हो जाए, मौद्रिक आय भी दोगुनी हो जाए, तो वास्तविक आय क्या होगा, अपरिवर्तित होगा। अगर आपका सैलरी अगर ठीक है 5,000 से बढ़ के 10,000 हो गया, चीनी का मूल्य बढ़ के 20 रुपये से 40 रुपये हो गया, तो कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। नेक्स्ट, किसी सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है। किसको, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नांकित कथनों पर यहाँ पे आप लोगों को ठीक है विचार करना है। पहला कह रहा है यहाँ पे कि इससे वस्तु, ध्यान रखिए ठीक है, इससे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, नहीं, इससे जन उन्मुख होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और एक उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 8 नंबर का, ठीक है, बी। नेक्स्ट, यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए व्यक्त किया गया था, किसके द्वारा, अमर्त्य सेन के द्वारा। बहुत जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी हैं। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, ठीक है, तो इसमें देखिए राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, जीडीपी, ग्रोस, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बात की जा रही है। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है अस्फीति के साथ, ठीक है, अस्फीति ध्यान रखिएगा, अस्फीति। निम्न कारण से जीएनपी माने सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है। किस कारण से सकल राष्ट्रीय उत्पाद में भागीदारी यहाँ पे कम है, ठीक है, मजदूरी की तुलना में कीमतें कम है, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। इसमें कुछ और भी ऑप्शन आप लोगों को जोड़ना है, ठीक है, लाभ की तुलना में कीमत कम है, और चौथा हो जाएगा कीमत की तुलना में मजदूरी कम है। कीमत की तुलना में क्या है, जितना कीमत है अर्थात भारत में मजदूरी उतनी क्या है, नहीं मिलती है, मजदूरी कम है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है, ऑप्शन है डी है यहाँ पे नीचे, ठीक है, उसको छोड़ दिया गया, खींचा नहीं गया है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है।
आइए हम लोग बात करते हैं इसमें क्या होगा। आर्थिक विकास, संरचनात्मक परिवर्तन होगा, आर्थिक वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा, संपोषित विकास, पर्यावरण हो जाएगा, और जीवन की गुणवत्ता, ठीक है, स्वास्थ्य हो जाएगा। तो आप मैच कर सकते हैं, डी का हो जाएगा 3। ऐसा एक ही ऑप्शन है, हो जाएगा डी। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सकल घरेलू उत्पाद में विगत एक दशक में 4 गुना वृद्धि हुई है। सकल घरेलू उत्पाद में एक दशक में 4 गुना, 4 गुना मतलब समझ रहे हैं, बहुत अधिक हो जाएगा, गलत है। सकल घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंश में विगत एक दशक में कमी आई है, ये सही है। और एक उत्तर हो जाएगा केवल और केवल बी। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर यहाँ पे भी क्या करना है, विचार करना है कि कौन कौन सा यहाँ पे जोड़ा सही है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पहला ही है, मेल्ट डाउन, स्टॉक कीमतों की यहाँ पे गिरावट। बाकी है मंदी से इन स्लो डाउन, इसका दोनों इनकरेक्ट है, इसलिए करेक्ट उत्तर होगा सिर्फ और सिर्फ ए। देखते हैं, मेल्ट डाउन का मतलब कि प्रतिभूतियों एवं बंध पत्रों की गिरावट की स्थिति है, जबकि मंदी व्यावसायिक एवं औद्योगिक चक्रों की संकुचित स्थिति है। तो देखिए ऐसा नहीं है, समृद्धि दर की गिरावट दिया है। स्लो डाउन का मतलब है आर्थिक क्रियाओं का ह्रासमान, और यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद की गिरावट दिया है। नीचे दिए 2 वक्तव्य दिया है, कथन और कारण है। कथन कारण को समझना है। भारतीय आर्थिक नीति की अंदर और बाहर दोनों ओर से अधिकाधिक आलोचना हो रही है, बिल्कुल सही हो रहा है। आलोचना अधिकांशतः आदर्श के भेदों पर आधारित है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब कि करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ये। 2002 में इसको पूछा गया था। 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाने की मुख्य रणनीति क्या थी? तो ये तो बहुत ही आसान, ठीक है, सवाल है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, सब यहाँ पे लाया गया। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? तो औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, क्योंकि यही जो उदारीकरण जब नहीं हुआ था, तो ये जो लाइसेंसीकरण की जो नीति थी, ठीक है, ये गवर्नमेंट के पास या सीमित कंपनियों के पास ही रह जाती थी। भारत की व्यावसायिक संरचना के वर्षों के बाद भी लगभग वैसा ही बने रहने का कारण है, ऐसा कौन सा कारण है? इसको आप लोगों को, ठीक है, सॉल्व करना है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। आर्थिक विकास के लिए कृषि से उद्योगों की दिशा में अंतरण के महत्व की जनता को अधिकतर जानकारी नहीं है। नेक्स्ट, भारत में अपनाई गई नई आर्थिक नीति के 2 घटकों स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। संरचनात्मक समायोजन क्रमिक बहुपद का प्रक्रम है, जबकि स्थिरीकरण त्वरित अनुकूलन प्रक्रम है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है प्रति व्यक्ति उत्पाद को कंसीडर कीजिए, ना कि जीडीपी। जीडीपी अधिक है तो भाई उसमें तो अंबानी का पैसा लग जाएगा, इसीलिए अधिक हो जा रहा है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पाद मतलब सबसे बेहतर है। नेक्स्ट, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबंधित होता है, किससे होता है? प्रति व्यक्ति आय से। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर को ध्यान में रखा जाता है मुद्रास्फीति के वृद्धि दर के कारण। ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक होता है इन्फ्लेशन और एक होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन, ठीक है, और एक उसका डिफ्लेशन, ठीक है। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, एक का मूल्य बढ़ेगा इन्फ्लेशन में, डिफ्लेशन में मुद्दे यहाँ पे यहाँ पे वृद्धि दर घटेगा। नेक्स्ट, 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। वह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया गया था। इसके द्वारा अभिनिश्चित किया गया था, तो दादा भाई नौरोजी ने इसको किया हुआ था। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? पीसी महालनोबिस यही थे, काफी इंपोर्टेंट मॉडल प्रतिपादित किया। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की?
उनका नाम था BKR राव। बीते हुए 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम वृद्धि दर वर्ष में थी, कब थी? 1996 से 97 के दौरान। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो CSO के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है, अभी हम लोगों ने देखा हुआ था, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत की राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता है? अभी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बार बार पूछा गया है इसको। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? उसका काम है भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन मिलकर करती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा फरवरी 1999 में जारी की गई GDP श्रृंखला निम्नलिखित में से किस एक वर्ष की आधार वर्ष कीमत के संदर्भ में है? और एक उत्तर हो जाएगा 1993 से 94। भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय के माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है? तो इसमें क्या किया गया? आधार वर्ष व गणना वर्ष विधि में बदलाव किया गया। आप लोगों को याद होगा जब मोदी गवर्नमेंट आई तो ये सब ठीक है करवाई हुई थी। नई GDP आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2004-05 के स्थान पर बदलकर कर दिया गया, यही था 2011-12 कर दिया गया। इस समय भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त हो रहा है? 2011-12 यही आधार वर्ष। अब ऊपर आप लोग कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ये वाला देखिए 2013 में स्टार लगा है यहाँ पे, अर्थात इसको बाद ही में पूछा गया है। ठीक है, मैंने स्टार लगा है, मैंने क्लियर नहीं है कि 2013 में इसको पूछा गया है। तो मोदी गवर्नमेंट आने के बाद ये इसको ठीक है बदला गया था। भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद को प्राकलन के लिए किया गया वर्तमान में आधार है 1999 से ठीक है 2000 का टाइम पीरियड। भारत में राष्ट्रीय आय के मापने का निम्नलिखित में से कौन सा आधार वर्ष है? 2004-05, इसको 2010 में पूछा गया था। देखिए ये भी स्टार है ठीक है, और वर्तमान में इसको बढ़ा के क्या कर दिया गया? 2011-12 कर दिया गया। दोनों में कन्फ्यूजन है, इसीलिए इकोनॉमिक्स बहुत ही वेरिएबल सब्जेक्ट है, करेंट से अपडेट रहना पड़ेगा आपको। और एक ये जो है घटना चक्र पूरा का पूरा देखिए 2020 का है, बहुत सारा अपडेटेड इसमें मिल जाएगा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? वो है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही का उत्तर भी चुनिए। चलिए देखते हैं। आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की यहाँ पे आवश्यकता होती है। इसके लिए आर्थिक विकास के लिए बिल्कुल करेक्ट है। वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, भी बिल्कुल सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ABC है। वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा C, R गलत है। नेक्स्ट, निरपेक्ष या प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती है। कब संकेत नहीं करती है? निर्धनता और बेरोजगारी में यदि वृद्धि होती है तब यह संकेत नहीं करती है। भारत सरकार द्वारा मार्च 2011 में प्रसारित आंकड़ों के अनुसार भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2009-10 में 14.5% की वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे क्या है? तो जो प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे जो ठीक है डेटा दिया गया है करेक्ट नहीं है, क्योंकि उस समय देखिए प्रति व्यक्ति आय थी 92,565 और 1,26,000, तो यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है, ये है वाला। नेक्स्ट 46, वर्ष 2013-14 में भारत में प्रचलित कीमतों पर साधन लागत पर प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय आय यहाँ पे थी, कितनी थी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय? इनमें से कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं दिया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ 2013 में पूछा गया है। 1951-52 से 2015-16 की अवधि के किस स्थान में स्थिर कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सर्वाधिक रही? 2007-8 में। वर्ष 2010-11 में निम्न में से कौन सी एक भारत में प्रति व्यक्ति आय है? प्रति व्यक्ति आय है वो यहाँ पे 7,500 रुपये।
1991-92 में की बातें की जा रही है। 1998-99 के लिए सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर थी। अब देखिए कितना सारा एग्जाम इसको पूछा गया है। देखिए 2005 तक पूछा गया है। 6.5%। भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की है? 2006-7 में बहुत अधिक, देखिए 9.6% समृद्धि दर ग्रोथ रेट आई है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि विगत 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ी है। विगत 5 वर्षों में यहाँ पे कहा जा रहा है कि सतत घरेलू उत्पादन की दर वृद्धि सतत रूप से बढ़ी है। गलत है। विगत 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति की आय वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ी है। गलत है। और एक उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। देख पा रहे हैं सब, यहाँ पे टाइम पीरियड दिया है, कभी बढ़ा है कभी कम भी हुआ है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पिछले दशक से वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर यहाँ पे लगातार बढ़ी है। क्या है? लगातार बढ़ी है, जबकि हमने देखा अभी लगातार नहीं बढ़ी है। पिछले दशक में बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पादन लगातार बढ़ता रहा है। अब बाजार कीमत पर एक ग्रोथ कर रहा है, चीनी का मूल्य उतना ही नहीं रहा है। अभी 10 रुपये था, 15 रुपये था, ठीक है, तो दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2013-14 में आर्थिक समृद्धि दर थी यहाँ पे 2013-14 में आर्थिक समृद्धि दर 7%। ध्यान रखिएगा 7%। नेक्स्ट 55। भारत में सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2012-13 के 4.5% की तुलना में वर्ष 2013-14 में 4.7% तक की बढ़ी। जिसका कारण था, उसका प्रमुख कारण था कृषि एवं संबंधित क्षेत्र की उच्च वृद्धि दर। निम्नलिखित में से किस उप क्षेत्र की वर्ष 2008-9 की तुलना में वर्ष 2009-10 में ऋणात्मक समृद्धि दर रही है? इस वर्ष यहाँ पे ऋणात्मक समृद्धि दर यहाँ पे रही है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर यहाँ पे स्टार कर दिया गया है। उस समय देखिए 2013 में इसको पूछा गया था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाल के आकलन के अनुसार 2002-2003 में विकास दर होगी कितनी होगी? 5 से 5.5% के बीच। एशियाई विकास रिपोर्ट 2004 के अनुसार वर्ष 2005 में भारत की समृद्धि दर होगी 6.9%। नेक्स्ट, यहाँ पे कथन कारण है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1997-98 में वित्तीय वर्ष में अवसाद की स्थिति है। ऐसी स्थिति है, अवसाद की स्थिति है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही है। कारण, निकट भूतकाल में सार्वजनिक निवेश में कमी आई है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो निकट भूतकाल में सार्वजनिक निवेश में कमी आई है, बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। पिछले 15 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था ऊंची औसत सकल राष्ट्रीय उत्पाद वृद्धि दर यहाँ पे पहुंच गई है। अब पिछले 15 वर्षों में सही है। इस अवधि में बचत अनुपात में निरंतर वृद्धि भी हुई है। ठीक है, बचत अनुपात में क्या कर रहा है? निरंतर वृद्धि भी हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। वृद्धि हुई है बचत अनुपात में, इसीलिए उत्पादन, ठीक है, ऊंची औसत पे पहुंचा है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों को वर्ष 1998-99 की प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में लगाइए तथा नीचे लिखे कूट में सही उत्तर को भी चुनना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा ठीक है, यहाँ पे करेक्ट उत्तर पंजाब, उसके बाद से महाराष्ट्र, उसके बाद से गुजरात, लास्ट में यहाँ पे उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आप करेक्ट उत्तर चुन सकते हैं DABC। देख पा रहे हैं सब, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तो ऐसे भी आप लगा सकते थे लास्ट में। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर क्या थी? उस समय 14.6%, जिसका जितना बड़ा, ठीक है, कम एरिया विकास, ठीक है, उतना ही परसेंटेज में अधिक हो जाता है। वर्ष 2017-18 में मौजूद कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद था। देखिए BPSC इसको 2019 में पूछा गया है, कितना था? तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है,
4,87,628 करोड़। नेक्स्ट 64, निम्नलिखित राज्यों पर यहाँ पे विचार करना है। गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इन राज्यों को उनके प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद पर यहाँ पे लगाना है। तो नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, उसके बाद तमिलनाडु, लास्ट में हो जाएगा कर्नाटक। करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। किस राज्य की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई है? उड़ीसा के बीमारू राज्य में, ठीक है, लगा हुआ है। तो ये पहले पूछा गया था। देखिए, मार्च 2011 में भारत सरकार द्वारा प्रसारित आंकड़ों के अनुसार किस राज्य संघ क्षेत्रीय में प्रति व्यक्ति आय 2009-10 के दौरान अधिकतम थी? वो थी यहाँ पे गोवा में। निम्न में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पंजाब में। निम्नांकित में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हरियाणा में है। निम्नांकित राज्य में किसकी 2010-11 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक वृद्धि रही है? बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ठीक है, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात यहाँ पे बिहार। यहाँ पे कथन और कारण की पुनः बात की जा रही है। भारत में पिछले 10 वर्षों में अधिक विकास का लगभग स्थिर रहा है। बिल्कुल सही है। खाद्यान्न का उत्पादन भी पिछले कई वर्षों से बढ़ा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, स्टेटमेंट ही कुछ हटपटा लग रहा है यहाँ पे, तो आपको ध्यान देना है। इसका आयोग के द्वारा स्टार मार्क किया गया है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण। यद्यपि 1947 कथन है, इसके बाद की अवधि में भारत की राष्ट्रीय आय कई गुनी बढ़ी है, परंतु प्रति व्यक्ति आय स्तर में कोई सुदृढ़ सुधार यहाँ पे नहीं हुआ है। ये क्या है, सही है या फिर गलत है? तो फिर ये पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पे, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। कारण में दिखाया गया कि भारत की जनता का काफ़ी बड़ा भाग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, परंतु आर सही है। भारत में ग्रामीण आय प्रायः नगरीय आय से कम है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण यहाँ पे जिम्मेदार है? कौन कौन से कारण? किसान बहुत बड़ी संख्या में निरक्षर और वैज्ञानिक कृषि के बारे में उनका ज्ञान नगण्य है। बिल्कुल सही है। विनिर्मित उत्पादों की तुलना में प्राथमिक उत्पादों का मूल्य कम होता है। बिल्कुल सही है। उद्योगों में निवेश की तुलना में कृषि में निवेश कम हुआ है। बिल्कुल सही है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। निम्नलिखित में से मुख्य कारणों से भारत में प्रति व्यक्ति आय की में वृद्धि दर यहाँ पे धीमी रही है। कब धीमी रही है आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो देखते हैं। उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, बिल्कुल सही है। जनसंख्या की वृद्धि दर ऊंची, बिल्कुल सही है। पूंजी निर्माण की ऊंची दर, ये नहीं है। वित्तीय घाटे का ऊंची दर, ये भी नहीं है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, 73 का डी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की निम्नता के कारण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन कौन से यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। पहला कारण है यहाँ पे तेजी से बढ़ती जनसंख्या, सही है। साहसीपन का अभाव, बिल्कुल सही है। अपर्याप्त अधोसंरचनात्मक सुविधाएं, बिल्कुल सही है। कृषि का आधुनिकीकरण नहीं किया गया है, ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आय की निम्नता के कारण ये है बी, ध्यान रखिएगा। एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी, कब होगी यहाँ पे कंडीशन दे दिया गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा एक्स में पूंजी निर्माण होता है तब होगी, सी। भारत में निकट भविष्य में 8% या अधिक आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने में सर्वाधिक सहयोग किस कारक से मिलता है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, देखिए सी, सभी अवरुद्ध या रुके हुए उत्पाद प्रोजेक्टों का क्रियान्वयन किया जाएगा तब। नेक्स्ट, भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण है, तो क्यों? ऊंची पूंजी उत्पाद अनुपात। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? वो लक्षण है प्राकृतिक संसाधनों की कमी। निम्न कारणों में कौन कारण भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी बढ़ने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा है? तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर है डी, ध्यान रखें, उपयुक्त सभी। जनसंख्या में तेज बढ़त, मूल्यों में भारी बढ़त, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में धीमी गति, विदेशी विनिमय की अनुपलब्धता। नेक्स्ट,
दशक 2001 से 10 में भारत के सकल घरेलू बचत की उच्चतम दर प्राप्त हुई थी। 2007-8 में यह प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घरेलू बचत की औसत दर वर्तमान किस परास में आकलित की गई थी? किस परास में आकलित की गई थी? वो था 20 से 25%। वर्ष 2012-13 में भारत की सकल घरेलू बचत दर थी, कितनी थी? तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया है 33.9%, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? उस क्षेत्र का नाम है घरेलू क्षेत्र। भारत में बचत में भागीदारी के संदर्भ में पिछले 4 वर्षों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कॉरपोरेट क्षेत्र में बचत की भागीदारी बढ़ी है। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, अभी 1-2 प्रश्न और लग रहा है बच रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक का भारत में घरेलू बचत, देखिए न, ठीक है, बढ़त का यहाँ पे हिस्सा है, क्या हो जाएगा? भौतिक परिसंपत्तियों का। और लास्ट है यहाँ पे, भारत में निम्नलिखित 4 प्रमुख क्षेत्रों में बचत का उदय होता है। इसको अवरोही क्रम में, ध्यान रखिएगा कैसे, अवरोही क्रम में इसको सजाना है। तो सबसे पहले हो जाएगा गृहस्थ, निगम क्षेत्र, सार्वजनिक निगम एवं अन्य लोक उपक्रम, चौथा हो जाएगा सरकार, अर्थात 1, 2, 3, 4 बिल्कुल उसी वरीयता क्रम में होगा, अवरोही क्रम में। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आज काफ़ी समय लग गया, लेकिन मैंने काफ़ी समझाने का प्रयास किया है। जब मैं इकोनॉमिक्स की क्लास लूँगा तो आपको और इसमें अधिक ट्रांसपेरेंसी, सटीकता आएगी और सारी चीज़ें और एक से अधिक यहाँ पे क्लियर भी होगी। घटना चक्र करने का मतलब है कि आप ऑलरेडी 1-2 बार अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं, तब जाके बेनिफिट होगा। अदरवाइज इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में इतना आसान नहीं होता है चीज़ों को हैंडल करना। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पसंद आ रहा है इस सीरीज़ तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।